वैन में जो है ना चुनाव आयोग अपना प्रचार कर रहा है ईवीएम को लेकर। आप जितना ईवीएम पे वीडियो डालते हैं उसके नीचे देखिए डिस्क्लेमर आ जा रहा है। तो चुनाव आयोग का काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना। अगर लोग चाहते हैं कि भाई हम जो वोट दे रहे हैं वो बैलेट से ही दे, तो चुनाव आयोग को चुनाव थोड़ी ही लड़ना है। और मशीन के डिफेंस में इतना चुनाव आयोग क्यों है? सरकार से ज्यादा चुनाव आयोग क्यों है? क्यों किसी का दबाव चुनाव आयोग पर है? क्या अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोप जहां है वहां पे ईवीएम से चुनाव हो रहा है, जहां की मशीन बना है? कोई मोदी गवर्नमेंट किसी कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन आपको अभी भी सुनने को आएगा अब की बार 400 पार। बिना काम किए हुए 400 कहाँ से ले आएगी? कुछ तो वजह है। उनका पहले से ही पता है कि हमने ईवीएम में सेटिंग कर रखी है, ईवीएम मैनेज है, हम 400 पार। और अभी प्रधानमंत्री जी को देख रहे होंगे आप, साउथ में भी घूमना शुरू किए हैं मंदिरों में। आप सभी पत्रकार बंधुओं को नए साल की और रिपब्लिक डे की बधाई। और रिपब्लिक डे की खास तौर से बधाई, ये पता नहीं अगले साल रिपब्लिक डे मनेगा या नहीं मनेगा, ये देखने की बात होगी। अब मनेगा भी तो किस रंग में और किस रूप में, किस स्वरूप में मनेगा, इसका अंदाजा अभी थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है। हमें अंदाजा है, बाकी देश के आवाम जनता को, जनता जनार्दन को ये पता होना चाहिए कि अगला रिपब्लिक डे का स्वरूप कैसा होगा। इस साल के चुनाव के बाद ही यह स्पष्ट होने लगेगा। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से, 10 वर्षों से खास तौर से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाओं, तमाम इनके बारे में लगातार जो सवाल उठते रहे हैं, वो सवाल अभी तक सरकार की ओर से अनुत्तरित। देव से देश और राम से राष्ट्र, देव राष्ट्र और राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है। उसी के बाद तुरंत जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई, सम्मान से सम्मानित किया गया। और यह जो है अकारण नहीं है, बिहार में जाति सर्वे हुआ और जाति सर्वे के हिसाब से आरक्षण का भी प्रावधान हुआ। अति पिछड़े की आबादी 36% आई। इस संदर्भ में इस जो सम्मान है उसको भी देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि पिछड़ों की, अति पिछड़ों की हकमारी यदि हो रही है तो हकमारी कौन कर रहा है? आरएसएस प्रायोजित बीजेपी सरकार सांकेतिक पॉलिटिक्स करने में महारत हासिल है, सब जानते हैं। अभी राष्ट्रपति ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। प्रधानमंत्री खुद दावा करते हैं कि मैं ओबीसी पिछड़ा समुदाय का हूं। लॉ मिनिस्टर वो भी दलित समुदाय के हैं। तो तमाम ये सब हैं, लेकिन इस राम राष्ट्र में इन पिछड़ों, अति पिछड़ों की क्या होगी हिस्सेदारी, क्या होगी उनकी हालत, ये बहुत चिंता का विषय है। और उसके पहले एक बाबा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो राम को नहीं भजता वो सब चमार है। तो 33 करोड़ देवी देवता में जो बहुत सारे लोग हैं जो राम को नहीं भजते और कृष्ण को भजते हैं या शिव को भजते हैं या भैरव बाबा को भजते हैं, उनके बारे में क्या राय है, उनसे पूछा जाना चाहिए था। तो आखिरकार मंदिर का उद्घाटन हो गया, लेकिन एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है। अहम मुद्दा ईवीएम का है, जाति जनगणना का है, हिस्सेदारी का है। इस संदर्भ में 29 और 30 जनवरी को एक 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और सेमिनार के जो आयोजन कर रहे हैं उस संगठन का नाम बताता हूं, और जो मुद्दे होंगे, हमारे कई साथी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, वो इस पे अपने विचार रखेंगे कि वी द पीपल, WTP ये ऑर्गेनाइजर हैं, यदुवंशी महासभा, पैगाम, सोशल रेवोल्यूशनरी अलायंस, डायमंड परिवार, ज्ञान गंगोत्री, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन और तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है। सबका एक संयुक्त प्रयास है, साझा मोर्चा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 29 और 30 जनवरी को 2 दिवसीय सेमिनार रखा गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, ये हम आपको देंगे भी, और हमारे दोस्त इस पर बात भी करेंगे। और काफी देश के जाने माने जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, एकेडमिशियन हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं, इस 2 दिवसीय सेमिनार में शिरकत करेंगे। और लोकसभा का चुनाव सामने है, तो कैसा होगा हमारा एजेंडा, क्या होगा मैनिफेस्टो, इसमें 2 दिवसीय चर्चा होनी है। राष्ट्रीय स्तर के लोग आ रहे हैं, बहुत सारे वक्ता हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजमणि पटेल साहब आएंगे, जस्टिस ईश्वरैया साहब आएंगे, राजेंद्र पाल गौतम, एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट प्राचा, सीनियर जर्नलिस्ट नवीन कुमार, लक्ष्मण यादव, आप सब जानते हैं। इसके अलावा
कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और एक्टिविस्ट देश भर से, देश के विभिन्न कोनों से आएंगे और तमाम मुद्दों को एड्रेस करेंगे, जिसमें कि है बैलेट पेपर से चुनाव, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, जाति जनगणना, अति पिछड़ों को कानून द्वारा अलग से 36% आरक्षण दिया जाए, महिला आरक्षण में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, इसमें दलित महिलाएं भी होंगी, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, सरकारी ठेके में प्रोपोर्शनल जो है ठेकेदारी दिया जाए, SC/ST माइनॉरिटीज को भी, ओबीसी को भी, उच्च न्यायपालिका में रिजर्वेशन है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे वहां पे विशद चर्चा होने वाली है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे कई साथी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रवीण कुमार जी हैं और अनिल कुमार मेरे बगल में, दोनों अगल बगल बैठे हैं, और ज्योतिमाला है। इनसे आग्रह करेंगे क्या एजेंडा है, क्या प्रोग्राम है, आप लोग को समराइज करें। पहले ज्योतिमाला जी से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ईवीएम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। जो देश ईवीएम के लिए अधिकृत थी, उन्होंने जो ईवीएम को बनाया, उन्होंने हटा करके अब उनके यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। तो हमारे यहाँ ये बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? इतनी सस्पेंशन के बाद यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी आता है और उसके लिए सफाई देता है, हर जगह सफाई देते फिर रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। पहला मांग हमारा ये है, ताकि हम सही में लोकतंत्र, सर ने अभी कहा कि अगला बार हम गणतंत्र दिवस देखें ऐसा या ना देखें, हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए कि अभी कोई मोदी गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन आपको अभी भी सुनने को आएगा अब की बार 400 पार। बिना काम किए हुए 400 कहाँ से ले आएगी? कुछ तो वजह है। उनका पहले से ही पता है कि हमने ईवीएम में सेटिंग कर रखी है, ईवीएम मैनेज है, हम 400 पार। और अभी प्रधानमंत्री जी को देख रहे होंगे आप, साउथ में भी घूमना शुरू किए हैं मंदिरों में, ताकि वो बाद में वैसा बना सके, मोटिवेशन दे सके। वो बोल सकेंगे कि अरे हम तो वहां पे गए भी, तो वहां पे भी कुछ लोग फिर हमें वोट कर दिए और हम 400 के पार हो गए। तो हमें अभी से जागरूक होगा। इस जागरूकता के लिए ही हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे विभिन्न मुद्दे हैं। जो भी बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, भले ही अब नीतीश जी को तो हम नहीं कह सकते कि वो किधर से किधर चले जाते हैं, बीजेपी के अब सपोर्ट में जा रहे हैं, और क्या मजबूरी है, क्या है, या ये सब हम मुद्दे में नहीं जा रहे। लेकिन हमारा कहना है कि जातिगत सर्वे जो बिहार में हुआ, जिसके वजह से वहां पे मतलब जातिगत सर्वे के आधार पर आर्थिक भी वहां पे अधिकार मिल रहे हैं, और जो सामाजिक है वो भी हो रहा है। वो पूरे देश में होना चाहिए, और ये इस मुद्दे को हम पूरी तरह से उठाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आपका बंदन, आपकी आरती। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती। मैं आज सबसे पहले इस प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूं, और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके लिए मैं इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी, और खास करके बहुजन मीडिया के सभी साथियों को मैं दिल से बधाई देता हूं। आप कहेंगे कि बधाई आप हमको दे रहे हो, मीडिया को दे रहे हो, तो आप वो लोग हो जिन्होंने इस देश के बहुजनों को एकत्रित और संगठित करने का काम किया है। आपने लोगों को एकजुट किया है, जिसका नतीजा है कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। देखिए, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में आप देखेंगे कि आज से 50 साल, महज 50 साल आप पीछे जब चले जाएंगे, तो दिल्ली और इसके इर्द गिर्द के इलाके में जो मैक्सिमम जमीनें थी, मैक्सिमम जो संपत्तियां थी, जो खेत खलिहान थे दिल्ली के आसपास में, वो या तो यादव के पास थे, जाट के पास थे, गुज्जर के पास थे, या SC ST OBC समाज के पास, डायमंड परिवार के पास। लगभग 85% दिल्ली की जमीनें उनकी हुआ करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इस देश की सामंतवादी सरकार इस देश में आई, जो कुछ चंद अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती थी, उन्होंने इन लोगों को, इस देश के दिल्ली के जाट, गुज्जर, यादव और SC ST OBC के लोगों के विकास के नाम पर जमीनों को उन्होंने अधिग्रहण किया, और जिसके एवज में लगभग ना के बराबर उनको कुछ दिया गया। बाद में उसी जमीन को डेवलप करके चंद पूंजीपतियों को दे दिया, स्कूल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और उससे वो आज करोड़पति हो गए, और हमारा देश का बहुजन, दिल्ली का बहुजन गरीब से गरीब हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या साजिश हुई, इन्हीं चीजों के और इन्हीं बातों का गहन मंथन करने के लिए हम 29 और 30 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में
एक प्रोग्राम रखने जा रहे हैं जो कल है, और आप लोगों से निवेदन है, खास करके दिल्ली वासियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने हक और अधिकार की बातों को, इस मुद्दे को, इस चर्चा को समझें और इस बात को समझें कि किसके सरकार होने से आपको कहां तक आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर किया गया। जब तक आप लोग मुद्दे को नहीं समझोगे, विचारधारा को नहीं समझोगे, तब तक आपकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान संभव नहीं मांग है 29-30, और मैं कहूंगा आप लोग के माध्यम से आप लोग भी वहां आएंगे, जैसे यहाँ है वैसे वहां भी आप लोग को इनवाइट करता हूं, और तमाम लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आ करके उसको दिखाएं और आज ये मैसेज लगे, और तमाम लोगों से जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी प्राणी हैं, जो हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं, तमाम हमारे जाति के लोग, तमाम जाति के लोग बैनर पे आप देख रहे हैं, और हमारे बीच में करीब 50-60 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो आते हैं, वो तमाम से विनम्र आग्रह करूंगा कि वो आए और कल परसों 2 दिन 29 और 30 जनवरी को प्रोग्राम हमारा सफल करें और हमारे जो मांग है वो सरकार तक जा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और मैं ऐड कर दूं कि ये कार्यक्रम दिल्ली में है और जो एजेंडा दिए जा रहे हैं, ये एजेंडा को लेकर भारत भर में जितने राज्यों में, जिलों में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इसी तरह के एजेंडा को लेकर अपने अपने झंडा पे, अपने अपने बैनर पे, अपने अपने संगठन को लेकर तमाम जगह पे आप प्रेस वार्ता करें, आप एक्शन प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ईवीएम है। ईवीएम और जाति जनगणना है। इसी दोनों से जो है ना बहुत सारा समस्या जुड़ा हुआ है। तो सारे लोगों से अपील भी है कि देश में जहां भी है, ये कोई कॉपीराइट नहीं हमारा ये मुद्दा, ये तमाम लोगों का है। अपने अपने संगठन पे देश भर में हम जहां भी कर सकते हैं वहां कीजिए। कोई सवाल? पहले भी हमने कहा है कि एक डेलीगेशन सारे नेताओं से मिलेगा और ये कहेगा कि आप ईवीएम का मुद्दा उठाइए, और दूसरा सब मैनिफेस्टो में डालिए कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ईवीएम हटा के और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसको बदल के हम बैलेट से चुनाव करने का प्रावधान करेंगे। ये तो अब लगातार बात चल रही है, आप देख ही रहे हैं। ईवीएम को लेकर तमाम सारे लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो है ही स्पष्ट। अजय, सिटीजन्स फोरम, हमारा काम है मुद्दों को उठाना, डेमोक्रेसी कैसे मजबूत हो, लोग कैसे मजबूत हो, संविधान कैसे मजबूत हो, इन मुद्दों को उठाना। जाहिर है कि ये पॉलिटिकल इशू है, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज खुल के जम के नहीं आएगी। और कई बार हमने देखा भी है कि जब लोग सड़क पे होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज भी आती है। तो जनता को जागृत करना ये हमारा काम है, मकसद। जी, क्या लगता है, मतलब दिल्ली में एक बंद कमरे के अंदर ये आंदोलन चला रहे हैं, ये आंदोलन जमीनी स्तर पर जाएगा, ग्रामीण स्तर पर? आपको थोड़ा, आप कहाँ से आते हैं पहले ये बताइए। मैं मुरैना से आता हूँ। तो मुरैना में ये बात नहीं पहुंच रही है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो हो रही है बात, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जोड़ने की। आप पहले सवाल ले लीजिए और हाँ। सवाल का जवाब सुन लीजिए। भारत की आजादी की लड़ाई जो है ना, 1947 की लड़ाई पहले ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में लड़ी गई थी। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन होता है किसी चीज का। यहाँ ये बंद कमरा आपको दिख रहा है, और हम लोग बाहर जो जा रहे हैं, कल रात को तेलंगाना से मैं आया 11 बजे रात में, तो वहां जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपको बंद कमरा कहाँ से दिख रहा है? और आप किस लिए यहाँ पर है? सोशल मीडिया का काम ही है ना कि गांव गांव, घर घर तक पहुंचाना। मैं तेलंगाना के आदिलाबाद में था, और वहां भी रितु सिंह का मसला क्या है, लक्ष्मण का क्या है, ईवीएम का है, सब लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं प्रोग्राम। पहले भी मैंने कहा कि जमीन पे नहीं जा रही, गांव गांव में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे पास सोशल मीडिया ही तो साधन है। तो हम आपको क्यों बुला रहे हैं कि भाई जो आवाजें उठ रही है, हमारी व्यक्तिगत आवाज नहीं है। मुझे तो नौकरी है, मैं तो रह ही रहूंगा, हमारी व्यक्तिगत नहीं है, ये समाज की मुक्ति की लड़ाई है। तो गांव तक फिल्टर डाउन बात हो रही है। रोस्टर का आंदोलन आपने देखा नहीं था कि देवरिया में, पटना में, इलाहाबाद में, हर जगह आंदोलन हुआ, देश के तमाम हिस्सों में आंदोलन हुआ। आंदोलन कहां से शुरू हुआ? वो दिल्ली से ही शुरू हुआ। तो एक फोकल पॉइंट होता है किसी आंदोलन का। एक ही रात में पूरे देश में आंदोलन नहीं शुरू होता है ना, तैयारी करनी होती है। तो हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आप लोग के माध्यम से वो पूरी बातें गांव तक जा रही हैं। चुनाव आयोग आजकल राज्यों में जा रहा है और बता रहा है, तो क्या इस आंदोलन की भी वजह है? जाहिर है, चुनाव आयोग जो है ना अपने डिफेंस पे आ गया है। मैं नागपुर में था, नागपुर में देख रहा हूँ कि एक वैन में जो है ना चुनाव आयोग अपना प्रचार कर रहा है ईवीएम को लेकर। आप जितना ईवीएम पे वीडियो डालते हैं उसके नीचे देखिए डिस्क्लेमर आ जा रहा है। तो चुनाव आयोग का काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना। अगर लोग चाहते हैं कि भाई हम जो वोट दे रहे हैं वो बैलेट से ही दे, तो चुनाव आयोग को चुनाव थोड़ी लड़ना है।
और मशीन के डिफेंस में इतना चुनाव आयोग क्यों है? सरकार से ज्यादा चुनाव आयोग क्यों है? क्यों किसी का दबाव चुनाव आयोग पर है? क्या अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोप जहां है वहां पे ईवीएम से चुनाव हो रहा है, जहां की मशीन बना है? वो नहीं हो रहा है ना। तो ये चुनाव आयोग इतना जो है दुल्हा की जिम्मेदारी में है ना, नहीं ईवीएम से ही होगा। कोई भी कारण ऐसा वैलिड नहीं है जिससे ईवीएम हो। मान लो कि मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग बताएंगे कि पहले मान लो बैलेट से होता था और मुझे लगा कि किसी गलत कैंडिडेट को हमने वोट दे दिया, तो हम उसको इनवैलिड कर सकते थे ना, वो भी नहीं हो मार सकते थे ना। अब मान लो कि अगर मुझे लगा कि मैंने गलत कैंडिडेट को इनवैलिड कर वोट दे दिया, तो क्या मैं अपने वोट को इनवैलिड कर सकता हूं? फंडामेंटल क्वेश्चन, आम जनता के हिसाब, टेक्निकल मैटर को छोड़ दीजिए। ये तमाम मसले हैं और ये आप लोग का कंट्रीब्यूशन है कि मैं गांव गांव तक जा रहा हूं और वहां पर लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। और बंद कमरे वाला जो भाषा है वो ठीक नहीं है। सारे दुनिया के सबसे बड़े बड़े काम जो है ना बंद कमरे में ही होते हैं। मेरा सवाल नहीं आम जनता का सवाल। नहीं, तो आम जनता क्या करे? आम जनता को अपने लिए नहीं लड़ना पड़ेगा। जिसको वोट देता है, जिस पार्टी को वोट देता है, उस पर दबाव नहीं बनाएगा। आम जनता को भी तो सोचना पड़ेगा। नहीं, जमीन पे जाने का मतलब जमीन पे जाकर लौटना नहीं होता है। जैसे सर गांवों के लोग और है ना? जुड़ना चाहते हैं। नहीं, जुड़ना चाहते हैं तो हम तो कह ही रहे हैं कि अपने अपने झंडे तले अपने सोशल मीडिया मोबाइल निकालिए। हमारे पास कोई संसाधन थोड़ी है कि हम गांव गांव जाएं, कोई कॉर्पोरेट फंडिंग हो रहा है यहाँ पर। अपने अपने झंडा बैनर तले इसी मुद्दे को उठाइए, डीएम को ज्ञापन दीजिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए। ये आंदोलन आप सबका है। आरटीआई जो लगाई गई थी, जो कंपनी ईवीएम बना रही है वो जिम्मेदारी नहीं ले रही है। तो यही तो पूरी दाल ही काली है। यही तो कह रहा हूं मैं। नहीं ले रही है तो क्यों नहीं ले रही है? डेमोक्रेसी को हाईजैक कर चुका है। इसीलिए लोकशाही को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये एक तरीके से एक दूसरी आजादी की लड़ाई, एक दूसरी की आजादी की लड़ाई है। सर, जो किसान आंदोलन अभी चेतावनी दे रहे हैं किसान लोग दोबारा से एमएसपी को लेकर के, तो ऐसे ही अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं, चाहे ये किसान आंदोलन हो, आप लोग उनसे क्या संयुक्त मोर्चा जैसे संयुक्त बन रहा है ना भाई। आप लोग इतने कवर कर रहे हैं, किसानों से भी बात चल रही है। ईवीएम का मसला जो है ना, सारे ऑर्गेनाइजेशन के आंदोलन में ईवीएम का मसला जुड़ेगा, क्योंकि ईवीएम जो है ना वो मशीन है जिसमें सब कुछ समस्या का जो है ना जड़ वहीं पे है। इसलिए समाधान भी जो उसका समाधान भी है वहीं से होना है। तो जो फोकस पॉइंट है ईवीएम हटाओ देश बचाओ